बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में जो हमारा मिड टर्म का मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर जो हमें दिया हुआ है स्कूल की तरफ से, इशू जो हुआ हुआ है, हम उसको सॉल्व कर रहे थे। पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने इस गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिए थे, और उसके अलावा सेक्शन बी का जो पार्ट 1 होता है जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, हमने उन क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया था कि हमें किन क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या लिखना है। फिर हमारी बात चल रही थी सेक्शन बी का जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, रीजंस होते हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व कर रहे थे। हमने जो है एक क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया। ये सारे हमने सॉल्व किए हुए हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ। मैंने इन तमाम को सॉल्व किया। इनमें से कुछ को जो है मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, कुछ इनमें से रीजंस हैं। ठीक है जी। सो यहाँ से 13 से अब हम स्टार्ट करते हैं, और इन तमाम न्यूमेरिकल्स को आपने जो है वो अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करना होगा। और जब हमारा स्कूल ओपन हो जाएंगे जनवरी में, तो मैं आपके ये सारे न्यूमेरिकल्स चेक करूंगा। ठीक है जी। तो जो आपको होमवर्क जो मैंने करवाया वो तो ठीक है, जो आपको होमवर्क है वो आप ट्राई जरूर करें। नहीं होंगे अगर सॉल्व तो फिर आप मुझसे क्लास में पूछ लिएगा, मैं आपको क्लास में सॉल्व करा दूंगा। सो अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की। कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 multiplied by 10 की पावर 8 किलोमीटर and the velocity of light is 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहे हैं जी फाइंड करें टाइम को। टाइम आपने मालूम करना है, टी क्वेश्चन मार्क। टेकिन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, सूरज की जो रोशनी, जो हम सबको पता है जी सूरज से आ रही होती है, तो सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये मालूम करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, वो आपको दिया हुआ है। और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस हमें दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। कहाँ है ये रहा, 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस है। और लाइट की वेलोसिटी भी हमें दी हुई है जी, ये रही। तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। v हमें दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सूरज है जी, दिस इज सन एंड दिस इज आवर अर्थ। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, और जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो आपको दिया हुआ है। आपको बताना है जी कि यहाँ से यहाँ जब लाइट आ रही है तो इस दौरान टाइम कितना लगता है। ठीक है जी। सो ये है जी आपके पास फॉर्मूला। अच्छा, इसमें जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। वैसे तो याद रख लें लाइट की स्पीड यही है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। हवा में लाइट की रफ्तार फिक्स होती है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारे पास जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू वी टी। आपको याद होगा हमने चैप्टर में ये पढ़ा था। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया भी था, एस इक्वल्स टू वी टी। एस क्या है डिस्टेंस, वी क्या है वेलोसिटी, टी क्या है टाइम। यानी अगर आपने वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसमें से हमें टाइम चाहिए, ये चीज चाहिए हमें टाइम। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, और टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये हमारे पास टाइम का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस के यूनिट को देखा हो तो डिस्टेंस का यूनिट सही नहीं दिया हुआ, किलोमीटर में दिया हुआ है। हालांकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है मीटर का, सॉरी लेंथ का जो है वो मीटर में होना चाहिए, देखें किलोमीटर में दिया हुआ है आपको। हालांकि डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर में होना चाहिए। सो डिस्टेंस को हम पहले कन्वर्ट करेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। किलोमीटर से अगर हमें मीटर में लाना है तो किलो को हटा दें, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। ठीक है, तो मैंने किलो हटा दिया, किलो की जगह क्या लिख दिया 10 की पावर 3। ये मैंने कन्वर्जन आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। सो हमने किलोमीटर से मीटर में लाना है। हमने क्या किया, ये डिस्टेंस लिखा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, किलोमीटर हटाया, इसकी जगह इसका फैक्टर डाल दिया 10 की पावर 3। अब ये मीटर में आ जाएगा, किलो तो हटा दिया, मीटर आ गया। सॉल्व करते हैं जी। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर,
अगर मल्टीप्लायर होता है हम पावर को ऐड कर देते हैं, 8 और 3 इन दोनों को आप ऐड कर दें, 11 हो जाएगा। ये अब आपका डिस्टेंस जो है वो मीटर में आ गया। ठीक है जी, आपने डिस्टेंस को मीटर में कर दिया, वेलोसिटी का यूनिट सही है, लिहाजा अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देते हैं। डिस्टेंस हमारे पास हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये जी हमने वैल्यूज डाल दी। अब हमने इस तरह का जो साइंटिफिक नोटेशन में होता है उसको हमें सॉल्व करना बताया था मैंने आपको। ये जो डेसिमल पार्ट होता है इनको सॉल्व करें, यानी 1.5 को 3 से डिवाइड करें। सो इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ अपने पास। 1.5 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाता है 0.5। ठीक है जी, 1.5 को अगर हम 3 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 0.5। यहाँ लिखता हूं मैं t इक्वल्स टू 0.5। अच्छा, अब डिवाइड जब होता है, जैसे इधर हमने देखा, इस हिस्से में हमने देखा कि अगर हमारे पास मल्टीप्लायर होता है हम पावर को ऐड करते हैं, पावर को ऐड किया जाता है। जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है जी, या यूं कह लें कि ये प्लस का 8 है, ऊपर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है जी, अब t इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कितनी बची चेक कर लें जी। 11 में से आप 8 निकाल दें, 3 बचेगा, 10 की पावर 3। अब ये उसूलन तो आंसर आ गया है, लेकिन इसको सही तरीके से लिखेंगे हम कैसे जी। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 का मतलब होता है जी 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें आप। ठीक है जी, 10 की पावर 3 पावर आपको पता है जी, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1000 हो जाएगा। और अब 1000 से इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी 500 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। इसको चाहे तो मिनट में ला सकते हैं, लेकिन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आंसर्स को स्टैंडर्ड यूनिट में रखना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का सेकंड होता है। सो ये हमने 13 सॉल्व कर लिया। हमने सबसे पहले डिस्टेंस को कन्वर्ट किया, क्योंकि डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया हुआ था। हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट किया जी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर हमने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया और टाइम निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं जी, अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पता नहीं 13 का पार्ट 2 है ये। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो इधर से रब कर लेते हैं इन सब चीजों को। ठीक है जी, इसको आप फेयर कर लिएगा जी। अब 13 का पार्ट 2 है हमारे पास। ठीक है जी, पार्ट 2 को अब हम सॉल्व करते हैं। ये जी पार्ट 2। अच्छा जी, अब इस सवाल की बात कर रहे हैं जी, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। अ बस इज मूविंग, एक बस मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी के साथ एक बस मूव कर रही है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इट स्टॉप, ब्रेक लगने की वजह से वो बस रुक गई। हमने पहले भी बात की है कि अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में ये पता चलता है कि जी ब्रेक लगाने के बाद कोई गाड़ी कोई बस रुक जाती है, तो हम फाइनल को जीरो कर लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई हो रही होती है। और अगर आपसे कहा जाता है जी अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब है शुरू में वो रुकी हुई थी, तो इनिशियल जीरो। सो इसमें आपके पास जो बस थी वो शुरू में चल रही थी इस वेलोसिटी से, और आखिर में आपने ब्रेक लगा के उसको रोक दिया, तो फाइनल जीरो। और ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल है, लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। गलत यूनिट है जी, इसको सही करना होगा। 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड। जबकि फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है जीरो, क्योंकि ब्रेक लगा के आपने गाड़ी को रोक दिया। फाइनली वो गाड़ी रुक जाती है, सो फाइनल वेलोसिटी जीरो। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 500 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया एस 500 मीटर। कैलकुलेट द डेक्लरेशन, डेक्लरेशन कहते हैं जी नेगेटिव एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपके पास माइनस में हो, माइनस में आ रही हो, तो उसको हम डेक्लरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। कैलकुलेट द डेक्लरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक, यानी कि आपको एक्सेलरेशन मालूम करनी है, बस डेक्लरेशन का मतलब है माइनस में आना चाहिए। ठीक है,
सो ये आपके पास सवाल है, एक बस जो है वो आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, आपने उसको ब्रेक लगा के रोक दिया, फाइनल जीरो। 500 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है जी, आपको बताना है उसका जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना है। सबसे पहले आप क्या करोगे जी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसको हम सही करेंगे जी। कन्वर्जन में आपको बता चुका हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3600 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये 20 से 20 कट जाएंगे, 36 वन जा और 36 टू जा 72। ठीक है जी, अब ये ऊपर 2 और 10 बचा, 2 10 जा 20। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास बस की कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इसको करेक्ट कर लिया, ठीक है जी, ये आपने करेक्ट कर लिया। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। अगर आपके पास जो फॉर्मूले आपको याद हो और जो इक्वेशंस हैं, तो अगर हम इक्वेशंस को देखें तो शुरू की जो दो इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमारे पास टाइम होता है। यहाँ टाइम का है ही नहीं टाइम, यहाँ तो टाइम हमें दिया हुआ नहीं है, सो फर्स्ट और सेकंड को हम नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें टाइम नहीं होता, मैं आपको लिख देता हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं होता, और अगर हम इस थर्ड इक्वेशन को देखें तो जो चार वेरिएबल्स हैं सब हमारे पास है। एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है, डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, वी एफ भी है, वी आई भी है। सो हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, वैल्यूज डाल देते हैं जी। 2 ए को ए रहने दें, एस हमारे पास कितना है 500, फाइनल 0 है और इनिशियल 20 है। सॉल्व करते हैं जी, ये जो 2 है 500 से मल्टीप्लाई होगा 1000 हो जाएगा, ए एज इट इज। 0 स्क्वायर बेकार हो गया जी, -20 का स्क्वायर होता है 400। अब ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे डिवाइड हो जाएगा, ए इक्वल्स टू -400 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप 400 को 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 1000 इधर आके डिवाइड हो गया। सो 400 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.4 और माइनस में आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। देख ले जी, नेगेटिव में एक्सेलरेशन आ रही है, इसलिए तो उन्होंने सवाल में कह दिया था डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन इन्होंने पहले हिंट दे दिया था कि आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, सो इसलिए माइनस आ रहा है। और माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी कम हुई है, तो यहाँ कम होती है ना। अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आप ब्रेक लगा रहे हो, 0 हो जाएगी, इसका मतलब है ना वेलोसिटी कम होते 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 हुए 0 हो गई। सो यूं डेक्लेरेशन प्रोड्यूस हुआ है और यूं आपका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है। सो ये हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, ये 13 का पार्ट था, ये हमने ये कर लिया। अब हम आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल पर आते हैं जी, अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड। एक इंसान अपनी ही आवाज का इको सुनता है। इको, अभी मैं इको एक्सप्लेन करता हूँ इको है क्या। अ पर्सन हेयर द इको ऑफ हिज ओन साउंड, अपनी ही आवाज का वो इको सुनता है फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल, एक दूर चट्टान है जी, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स के बाद। यानी एक इंसान जो है वो अपने एक चट्टान के आगे खड़ा हुआ है और अपनी ही आवाज प्रोड्यूस करने के बाद जो उसका ईगो सुनता है तो वो 2 सेकंड्स के बाद सुनता है। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल। तो हमें ये बताना है कि ये जो इंसान है ये उस चट्टान से, उस हिल से कितना दूर है। हाउ फार अवे, कितना दूर है, इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, ये जो इंसान है ये हिल से कितना दूर है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, अगर जो साउंड की स्पीड है वो है जी 330 मीटर पर सेकेंड। तो अब सबसे पहले यहाँ जरा इको का कॉन्सेप्ट जरा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। इको क्या है, वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, लेकिन मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल में तो आपके पास जो अभी 9th क्लास का सिलेबस है उसमें साउंड का टॉपिक नहीं आया, ना साउंड का आया। ये जो टॉपिक है जी इको का, इस टॉपिक का ताल्लुक है साउंड से, लेकिन साउंड नहीं आया। फिर भी चले, आसान चीज है तो हम इसको कर लेते हैं। व्हाट इज इको। देखिए अक्सर ये आपके पास चट्टान है, सपोज करें ये आपके पास वही चट्टान आ गई और ये वो इंसान है, ये एक्स का मतलब है ये इंसान। अब जब ये बोलेगा, जब ये बोलता है तो इसकी ये साउंड वेव निकली, इको से चट्टान से टकराएगी।
ये साउंड वेव जा रही है, इसकी टकराती है और फिर ये वापस आती है। जैसे लाइट आपकी टकरा के शीशों से मुड़ती है ना, इसी तरीके से आवाजें भी जो होती हैं वो भी किसी ऑब्स्टिकल, किसी भी चीज से टकरा के मुड़ती हैं। तो मुड़ने के बाद जब इस इंसान को दोबारा ये आवाज सुनाई देती है, तो इस साउंड को जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसको आप कहते हो इको। ठीक है। जैसे अगर लाइट होती है ना, ये आपके पास एक मिरर है, सो लाइट में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जब आपकी शीशे से टकराती है तो वो ऐसे बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। सिमिलरली आवाज के साथ भी होता है। अगर आप अपने मुंह से कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हो ना, या आपकी साउंड निकल रही है, साहब ने कुछ भी पड़ी हुई है जी, सपोज करें ये एक चेयर पड़ी हुई है, चेयर पड़ी हुई है या कोई दीवार है या कोई दरवाजा है या कोई खिड़की है, तमाम चीजों से साउंड जो है जब उनसे टकराएगी, ये टकराई और अब मैं कलर चेंज करता हूँ, तो टकराने के बाद साउंड वापस मुड़ती है और मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैलती है। जरूरी नहीं है आपकी तरफ आए, आपकी तरफ भी आएगी, इधर उधर भी जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना साउंड, इसको आप कहते हो इको। यही वजह है कि अगर आप यहां खड़े हुए बोलते हो, यहां खड़े हुए और आप बोलते हो, तो यहाँ ए पॉइंट पर खड़ा हुआ शख्स भी आपकी आवाज सुनता है, बी पॉइंट पर भी खड़ा हुआ शख्स आपकी आवाज सुनता है, सी पॉइंट पर भी, क्योंकि आवाजें टकरा टकरा के मुड़ मुड़ के इनकी तरफ आ रही होती है। तो ये जो टकरा कर जो वापस साउंड आ रही है ना, रिफ्लेक्टेड साउंड जो आ रही है, इसको हम कहते हैं इको। अक्सर ये डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे कि अगर आप किसी एक बिल्कुल खाली कमरे में खड़े हो जाए, बहुत बड़ा सा कमरा हो और बिल्कुल खाली हो, जैसे कि अक्सर हम जो है ना वो है मज़ारों में जाते हैं अक्सर, या किसी मस्जिद में या किसी कान के अंदर जाते हो आप, तो वो बहुत बड़ा, जैसे कि मज़ार में भाई जी अब ये बहुत बड़ा गुम्बद है, आप नीचे खड़े हो, जब आप बोलते हो तो यहाँ आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। आप बोलोगे हेलो, थोड़ी बाद आपको दोबारा सुनाई देगी हेलो, हल्की होती है थोड़ी। आप तेज बोलोगे, आपको जो आवाज़ आएगी वो थोड़ी हल्की होगी, क्योंकि आवाज़ को ट्रैवल करने में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो हुआ क्या, जैसे आपने बोला हेलो, ये आपकी आवाज़ निकली, आवाज निकली, गुम्बद से टकराई, वापस जब आपके पास आई आपने दोबारा सुना, इसलिए दैट इज वाई आपको जो है अपनी आवाज दोबारा सुनाई दे रही होती है। इसको आप कहते हो इको। तो ये तो हो गया जी इको, जो इस सवाल में इन्होंने जो बोला है ना इको का, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो जो आवाजें टकरा के वापिस आती हैं, इनको हम कहते हैं इको। अक्सर हमें जो है बहुत डिस्टेंस वगैरह होते हैं तो हमें इको सुनाई दे देता है, और बाद औकात जो है हम अगर जैसे हम नॉर्मल अपने एक कमरे में बैठे हुए, क्लासरूम में अगर हम बैठे हुए, तब हमें अपना आवाज सुनाई नहीं देता, इको नहीं सुनाई देता। क्यों? क्योंकि आपकी इको सुनने के लिए ना कम से कम 0.1 सेकंड का फासला होना चाहिए, यानी कि इतना डिफरेंस होना चाहिए आपके ओरिजिनल और इको के दरमियान, वो नहीं हो पाता। बहरहाल ये किसी दिन मैं आपको सुकून से बताऊंगा कि ये मामला क्या है, क्योंकि अभी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अच्छा, अब कह क्या रहे हैं कि ये आपके पास एक हिल है, आप यहाँ खड़े होके बोलते हो, आपकी आवाज जो है वो पहले तो ऐसे ट्रेवल करेगी, ये आपकी आवाज ट्रेवल करी, हिल से टकराई, और फिर ये आपकी वापिस आई और ये आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, ये आपके पास ऐसा हो रहा है इस सवाल में, कह रहे ना अ पर्सन हेयर इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल। एक दूर हिल मौजूद है, उस पे से इंसान अपना इको सुनता है। कितना टाइम लगता है इसमें? 2 सेकंड, सवाल में दिया हुआ है 2 सेकंड, ये रहा 2 सेकंड का टाइम। 2 सेकंड बाद आप अपनी जो है आवाज को सुनते हैं, और आवाज की जो रफ्तार है वो भी आपको दी हुई है जी, कितनी? 330 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये आपको बताना है। कह रहे ना हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, कि ये जो इंसान है, ये लिखा हुआ, ये जो इंसान है ये हिल से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है कि ये जो इंसान है ये इस हिल से कितना दूर है। अच्छा, अब यहाँ जो नोट करिएगा, ये जो टाइम है ना, ये आपको इको सुनने का टाइम दिया, यानी कि ये डबल डिस्टेंस हो रहा है। इस टाइम के दौरान आपकी आवाज 2 डिस्टेंस कवर कर रही है। कैसे जी? जैसे आप बोलते हो टाइम स्टार्ट हो गया, आपकी आवाज जाती है, टकराती है और फिर वापस आती है, हो गया ना डबल डिस्टेंस, ये और एक ये। सिंगल डिस्टेंस में 1 सेकंड लगा होगा, समझ आई बात? 1 सेकंड आपकी, ये आप हो, ये आपकी हिल है, 1 सेकंड लगा होगा आवाज को हिल तक जाने में, और 1 सेकंड लगा होगा आवाज को हिल से वापस आप तक आने में। यहाँ 1 सेकंड लगा होगा, यहाँ 1 सेकंड लगा होगा, तो ये टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकंड। तो यहाँ हम जो टाइम लेंगे वो हम 1 सेकंड का लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए 1 सेकंड लिया जाएगा। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं जी। और अब हम ये सब मिटा के ना, ये तो मैंने आपको इको भी समझा दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया
कि इको में जो टाइम आपको दिया हुआ होता है कि आपने कितनी देर बाद आवाज सुनी है, असल में उस टाइम के दौरान आपकी आवाज ने डबल डिस्टेंस तय किया होता है, एक जाने का और एक आने का। लेकिन हमें सिर्फ एक तरफ का रास्ता चाहिए, तो हम एक टाइम लेंगे, आधा टाइम लेंगे, जो कि 2 सेकंड का आधा हो जाता है एक। तो टाइम हमने लिया 1 सेकंड, और वेलोसिटी हमारे पास है 330 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस आपको बताना है जी, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इक्वल टू वी टी का। वैल्यूज डालते हैं जी, वेलोसिटी आपके पास है 330 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 1, तो डिस्टेंस कितना हो गया 330 मीटर। ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया कि आप और हिल के दरमियान 330 मीटर का फासला है। तो 1 सेकंड में आपने 330 जाने में, एक आने में, हो गया 2 सेकंड। सवाल आसान है, बस वो इको की लॉजिक चूंकि नहीं पता थी, तो यूं थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, नहीं तो सवाल देख लें, अब इजी है, कैलकुलेशंस बहुत आसान रही। अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं जी जल्दी जल्दी से। अब हम 14 देखेंगे, ये रहा 14, क्वेश्चन नंबर 14। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अटेन द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब उसने जो गाड़ी, एक गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20, तो ये फाइनल हो गई। फाइनल कितनी हो गई 20 इन 5 सेकंड, ये टाइम हो गया। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको मालूम करना है, आसान है। गाड़ी आपने रेस्ट से स्टार्ट की है, इनिशियल जीरो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई जी, गाड़ी चलते चलते अब उसकी वेलोसिटी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। चलते हुए कितना टाइम हुआ है जी गाड़ी को, 5 सेकंड का टाइम गुजरा है। आपको डिस्टेंस बताना है। अच्छा जी, अब अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को बात करें, तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप छोड़ दें, क्योंकि उसमें तो डिस्टेंस आता ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन उसको तो आप छोड़ दें, क्योंकि उसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। बाकी सेकंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस होता है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT², और थर्ड इक्वेशन में भी है 2AS VF² माइनस VI²। दोनों इक्वेशंस में डिस्टेंस है, दोनों इक्वेशंस में से हम डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। दोनों इक्वेशंस के जरिए हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस मालूम करना है। लेकिन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको एक्सेलरेशन की जरूरत है। ये देखें, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है, ये रहा, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया था। तो भले आप इक्वेशन 2 इस्तेमाल करो, इक्वेशन 3 इस्तेमाल करो, दोनों इक्वेशन से आप डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन कब, जब आपको एक्सेलरेशन भी पता हो। सो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होगी। जब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। इनमें से कोई सी भी इक्वेशन लगाते, मर्जी आपकी, आप चाहे तो 2 लगाएं, आप चाहे तो 3 लगाएं। अब एक्सेलरेशन कैसे मालूम करें जी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, VF माइनस VI/T। ये आपके पास VF भी है, VI भी है, और T भी है, तीनों चीजें आपके पास हैं। तो आप इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जब आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो फिर आप चाहे तो ये इक्वेशन लगाएं, चाहे तो ये इक्वेशन लगाएं, और डिस्टेंस कैलकुलेट करें। दैट विल बी योर होमवर्क। ये सवाल आपका होमवर्क है, मैंने इसका डेटा आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है जी, तो इसको हम रब कर देते हैं सारी चीजों को, ताकि आपके लिए ये होमवर्क जो है वो कॉपी पेस्ट ना हो। अब आप खुद से ही डेटा बना के इसको सॉल्व कर लें, मैंने आपको गाइडलाइन दी थी इस न्यूमेरिकल के हवाले से। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जी जल्दी जल्दी से। अब हमारे पास है 14 का पार्ट 2। हमने ये होमवर्क में दिया ना आपको, ये वाला होमवर्क है। अब इसको देखते हैं जी, अगर ये आसान सा है तो ये भी होमवर्क दे देंगे। डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब पता करें, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। आपको कार की एक्सेलरेशन पता करनी है, ऑफ मास 900 किलोग्राम। इस गाड़ी का जो मास है 900 किलो है। एम से हम मास को डिनोट करते हैं जी 900 किलोग्राम। ये चैप्टर 3 का है जी, डायनामिक्स का। व्हेन अ नेट फोर्स, आप उस गाड़ी पर नेट फोर्स कितनी लगा रहे हो, 2700 न्यूटन। ये फोर्स हो गई, फोर्स कितनी है जी 2700 न्यूटन। तो आपसे कह रहे हैं जी, एक 900 किलोग्राम की, एक 900 किलोग्राम की गाड़ी है, जिस पर हम जो है वो 2700 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। हम जानते हैं जी फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो गाड़ी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना है। सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कि फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब गाड़ी पे जब आप फोर्स लगा रहे हो 2700 न्यूटन, तो अब आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा।
यूनिट सही है जी, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, यूनिट सही है। और सेकंड लॉ ही आपको जो है वो फोर्स का फॉर्मूला देता है, F इक्वल टू एम ए। इसमें से आपने जो है वो ए का फॉर्मूला बनाना है, एम मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ के पास आके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ डिवाइडेड बाय एम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें अब आप वैल्यूज डाल दें। फोर्स हो गई आपके पास 2700 डिवाइडेड बाय मास हो गया आपके पास 900। ये दो जीरो कट गए, 9 1 9, 9 3 27। सो एक्सेलरेशन कितनी आ गई थी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया, आसान न्यूमेरिकल था। गाड़ी पे 2700 न्यूटन फोर्स लगाओगे ना अगर 900 किलोग्राम गाड़ी पर, तो उसमें जो है वो 3 मीटर पर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। यानी फिर वो गाड़ी हर 1 सेकंड में 3 मीटर फासला तय करना शुरू करेगी, उसमें तीन, उसकी वेलोसिटी में 3 मीटर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं जी, ये भी हो गया हमारा, ठीक है जी, इसको भी रब कर लेते हैं जी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं जी जल्दी जल्दी से। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमने बिल्कुल इसी जैसा एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, स्टोन इज ड्रॉप ना, ये देखें, ये कहीं किया था ना ये, या पता नहीं, हाँ ये रहा, अ बॉल इज ड्रॉप, ये रहा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें फाइंड आउट करने वाली चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, चलिए देख लेते हैं। ये जी, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अब ये हो गया डाउनवर्ड मोशन। मैंने आपको कहा हुआ है जी, अगर आपके पास ये ना मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाए, तो आप सबसे पहले वो देखो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। अ बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, तो ऊपर वाला, तो अब डाउनवर्ड मोशन है ये। कौन सा मोशन है ये, डाउनवर्ड, क्योंकि कह रहे हैं आपसे कि आप एक टावर की टॉप से जाके एक बॉल को ड्रॉप करते हो, सॉरी, पत्थर को। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप से जाके आपने एक स्टोन को फेंका है, डाउनवर्ड मोशन हो गया जी। और हमने शुरू में इस चैप्टर में इस टॉपिक पर बात की थी कि डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है हमेशा, और एक्सेलरेशन को हम जी कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने डाउनवर्ड मोशन डिटेक्ट किया और ये दो बातें लिख दी कि जी इनिशियल 0 है और जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। 5 सेकंड लगते हैं जी उसको ग्राउंड में पहुंचने पर, तो टाइम हो गया आपके पास 5 सेकंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, आपको जो है टावर की हाइट कह रहे हैं जी मालूम करें। अरे यहाँ कह रहे हैं जी कि 10, आप जो है ना जी की वैल्यू 9.8 के बजाय 10 भी ले सकते हो अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। ठीक है, मर्जी है, बात एक ही होती है, 9.8 को राउंड फिगर कर लो तो 10 हो जाता है, तो आप चाहो तो 10 कर लो इसको, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये आपके पास है जी, आपके पास ए की यानी कि जी की वैल्यू है, इनिशियल है, टाइम है और हाइट है। अब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पर आए तो फर्स्ट इक्वेशन तो बेकार ही है। सेकंड इक्वेशंस पर आए तो सेकंड इक्वेशन होती है एस, एस की जगह एच आ जाएगा, एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2, ए की जगह जी आ जाएगा, टी स्क्वायर। ये है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम यूज करेंगे और हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, चले वैल्यूज डालते रहते हैं। इनिशियल 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 5 प्लस 1/2, मल्टीप्लाई बाय जी हम 10 ले लेते हैं जी आसानी के लिए। टाइम हमारे पास कितना है, 5 स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा 0, 5 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है, 0 लिखना बेकार है। 2 को 10 से डिवाइड करें 5 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 5 और 25 को मल्टीप्लाई करें 125 हाइट आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये आपने सेकंड इक्वेशन यूज करी और आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं जी, और अगर ये मोशन ही का होगा तो यह फिर आपका होमवर्क में दिया जाएगा आपको, क्योंकि मोशन के हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, काफी प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक तो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, हमारे पास क्या है, ये वाला। A car of mass 1000 kilogram traveling at 72 किलोमीटर पर आवर is uniformly brought to rest। तीन चीजें आपको मिल गई जी, ये मास है m,
ये इनिशियल वेलोसिटी है और चेंज होगी। और चूंकि ब्रॉक टू रेस्ट आपने उसको बिल्कुल आखिर में जाके रोक दिया, ब्रॉक टू रेस्ट, तो उसका मतलब है फाइनल जीरो। तीन बातें आपको पता चल गई कि एक गाड़ी है 1000 किलोग्राम की, 72 किलोमीटर पर आवर से वो जा रही थी, आपने उसको रोक दिया ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। कितने डिस्टेंस पे? 40 मीटर पे। ये आपने 40s लिख दिया। फाइंड क्या करना है आपको? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और ब्रेकिंग फोर्स यानी कि फोर्स मालूम करनी है आपको। सो आपको मास दिया हुआ है सवाल में 1000 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप कन्वर्ट करके दिखाएंगे बकायदा, वैसे कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने एक सवाल में किया था 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, तो ये आंसर आ जाएगा। फाइनल चूंकि आपने गाड़ी को एंड में रोका है तो फाइनल जीरो हो गई। डिस्टेंस आपके पास है 40 मीटर। दो चीजें आपको मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा एवरेज फोर्स यानी कि फोर्स आपको बतानी है। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे जी थर्ड इक्वेशन से, इससे 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप 30 निकालेंगे एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते एक्सेलरेशन का, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस है ना, इसलिए मैंने ये वाला इक्वेशन यूज किया है। तो ए आपको मालूम करना है, एस आपके पास है 40, फाइनल जीरो है, इनिशियल जो है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड होगा। एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, फिर आपने एफ इक्वल्स टू एम ए वाले फॉर्मूले से फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो ऐसा एक सवाल हमने शायद क्लास में भी किया था, वैसे ये होमवर्क भी हो गया आपका। और आखिरी सवाल भी आपका जो है वो होमवर्क हो जाएगा क्योंकि वो भी जो है वो मोशन ही से चैप्टर से है। तो मैं वो देख लेता हूँ क्या है, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, उसके बाद फिर वो आपका होमवर्क होगा। होमवर्क वाले सवाल लाजमी करिएगा, अगर कोई परेशानी हो तो फिर हम उसको मुझे आप क्लास में बता दिएगा, मैं आपको क्लास में करा दूंगा। अ बॉय थ्रो अ बॉल, थ्रो अ बॉल, एक लड़के ने बॉल थ्रो की है। अब इस चैप्टर में हम थ्रो का मतलब ऊपर लेते हैं जी, तो ये अपवर्ड मोशन हो रहा है, ऊपर जा रही है बॉल। With a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फाइंड द टाइम elapsed between throwing and catching the ball। अच्छा, चूंकि अब ये अपवर्ड मोशन है, एक बंदे ने बॉल ऊपर फेंकी है, अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन के अंदर हम फाइनल जीरो ले लेते हैं और जी की वैल्यू को हम कितना लेते हैं? -10 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीज हमें दी हुई होती हैं, ये हमें वेलोसिटी दी हुई है, तो जाहिर बात है फाइनल जीरो है तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल हो गई आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम इलैप्स, इलैप्स मतलब गुजरा, बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग। थ्रो से कैच करने में जितना टाइम लगा है ना वो मालूम करना है। फाइंड द टाइम इलैप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग। अब ये डबल टाइम हो जाएगा। थ्रोइंग का मतलब बॉल ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई और फिर उसने कैच किया। इस पूरे के दरमियान आपको जो टाइम होगा ना वो मालूम करना है। अब हम यहाँ जो टाइम निकालेंगे ना, यहाँ जो है ये तो अपवर्ड मोशन है, ये सिर्फ ये टाइम होगा ऊपर जाने वाला। तो अगर आपको ये वाला टाइम चाहिए ऊपर और नीचे, तो जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो अब आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब यहाँ एक्सेलरेशन को हम जी कहते हैं और इसमें से टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। तीनों चीज आपके पास है जी, वी एफ भी है, वी आई भी है और जी भी है। टाइम आप निकाल लेंगे, लेकिन ये टाइम होगा खाली यहाँ का, अपवर्ड का। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का टाइम हो जाएगा, ये टोटल टाइम हो जाएगा। और टोटल टाइम ही लगा है जी उसको बॉल को फेंक के कैच करने में। ठीक है जी, आज के लिए हमारे लिए बस इतना ही।